हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल टारगेट विद मूसी पर जो है फैक्ट चेक की सीरीज़ चलती है, जिसमें कि हम कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं और उसके बारे में जो है यहाँ पर उसके फैक्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपने जैसे थंबनेल पर देखा भी होगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इमरजेंसी। और इससे पहले जो ये इमरजेंसी का पार्ट 2 है, इससे पहले जो हमने इमरजेंसी का पार्ट 1 करा था उसमें जो है हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझा था। सारी इमरजेंसी के बारे में हमने उसको समझा था कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती हैं और इमरजेंसी किस किस तरह से अप्लाई करी जाती हैं। तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। बाकी अब यहाँ पर जो है वो हम नेशनल इमरजेंसी 75 to 77 के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी आपको इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो इमरजेंसी होती है वो जो है, जो नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो 3 ग्राउंड पर लगती है। पहला होता है वार, और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस। और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसको ख़त्म कर दिया गया है 44 अमेंडमेंट के बाद। इसको ख़त्म कर दिया गया है, इसके बदले जो है आर्म्ड रिबेलियन उसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। तो अब समझते हैं कि जो 1975 की इमरजेंसी थी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट रहती है। आपने भी देखा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इस इमरजेंसी को बहुत ज़्यादा हाइक करती हैं कि इस तरह से हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को जो है सामने लेकर आते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या था इस इमरजेंसी में, या इस इमरजेंसी की नौबत क्यों आई, ठीक है, क्यों लगी इमरजेंसी। तो हम यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए, जो इमरजेंसी थी वो नेशनल इमरजेंसी जो 75 to 77 थी, ये लगी थी आपका 21 महीने के लिए। और 21 महीने में जो था आपका 75 से लेकर 77 तक इसको लगाया गया था। और प्राइम मिनिस्टर जी ने लगाया था। और लगाई कैसे जाती है ये आपको पता ही है कि जो प्रोक्लेम करते हैं वो फ़खरुद्दीन अली अहमद, उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको लगाया था। होता क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो राष्ट्रपति को बोलते हैं कि देश में जो है वो सही व्यवस्था नहीं है। तो उसके आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है ये प्रोक्लेम करते हैं कि इमरजेंसी को लगाया जा रहा है। ठीक है, अब जो है 44 अमेंडमेंट के बाद इसको थोड़ा सा मतलब चेंज करा गया है। उसका एक प्रोसीजर हो गया है अब कि प्रेसिडेंट के बाद जो है लोकसभा राज्यसभा से भी इसको पास करना पड़ेगा। मगर 44 अमेंडमेंट से पहले जो था 1975 से पहले ऐसा नहीं था। तो ठीक है, हम समझते हैं कि क्यों लगा, क्या हुआ, इस पे हम टॉपिक पर आते हैं अपने। तो जो मेन माना जाता है उस टाइम का माना जाता है राजनारायण वर्डिक्ट, यानी कि राजनारायण का एक डिसीजन था कि इसके आधार पर जो था इसको इमरजेंसी को लगाया गया था। मगर इसके लगने से पहले इससे भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसके पहले भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। हमें उनको समझने की आवश्यकता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो ये थे कि पहला कॉन्सिक्वेंसेस उसमें आता है 1969 का। 1969 में क्या होता है आपको सभी को पता है कि जो बैंक थे उनको नेशनलाइज करा गया था, 14 बैंकों को। और जो 14 बैंक थे वो कैसे बैंक थे, वो थे प्राइवेट बैंक। और प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज यानी कि सरकारी कर दिया गया। तो जो प्राइवेट लोग थे, जो उनके ऑनर थे, उनको जो है एग्रेसिवनेस आई। जो बिजनेसमैन थे वो उनके अपोज में आ गए। बाकी जो शेयर होल्डर थे वो भी अपोज में आ गए। और जो आपके JRG टाटा हैं, उन्होंने भी इसका बहुत ज़्यादा अपोज करा था 1969 में। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो यही देखने को मिला था 1969 में। उसके बाद जो आता है हमारा सेकंड आता है प्रीवी पर्स। ये जो प्रीवी पर्स था, प्रीवी परसू। तो प्रीवी परसू क्या है इसको समझते हैं। तो प्रीवी परसू ये है कि जो उस टाइम जो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो कुछ जो स्टेट थे जिसको रॉयल फैमिलीज बोला करते थे, जैसे कि सिंधिया फैमिली थी या पटौदी फैमिली थी, इस तरह की जो फैमिली थी, तो सरकार जो है उनको पेंशन दिया करती थी, भत्ता दिया करती थी हर महीने। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। अब इंदिरा गांधी ने जो था इस प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दिया गया। अब प्रीवी पर्स को तो ख़त्म कर दिया, तो उससे क्या हुआ, जो यहाँ पर जो उसके मतलब जो इस तरह के लोग थे वो कहाँ गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इनको जो वर्डिक्ट था इनका, इंदिरा गांधी जी ने इसको ख़त्म करा था प्रीवी पर्स को, तो इसको नल एंड वाइट कर दिया और कहा कि आपको जो है इसको पेंशन को बरकरार रखना है। तब इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था, इंदिरा गांधी जी ने जो था कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट आया था 26 अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट में जो था इस प्रीवी पर्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने क्या करा कि जो सरकार का जो ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, और आपको देखने को मिलता रहता है, ये डेमोक्रेसी में होता है कि लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशरी चलता रहता है। ठीक है, हर जो मतलब अपनी पावर को जो है वो एक दोनों जो हैं एक दूसरे को बताते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। और ये डेमोक्रेसी में चलता रहता है कि लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन दोनों में। तो इसी तरीके से ये हुआ। उसके बाद क्या होता है कि 1971 में दोबारा इंदिरा गांधी जो है वो चुनकर आती हैं, सरकार बनाती हैं।
ठीक है। अब इंदिरा गांधी जी सरकार बनाती हैं, इसमें ही 1971 में क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान का वार होता है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का वार होता है, जिसके कारण क्या होता है, इस वार के बाद जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद एक और घटना घटती है 1973 में। तो 73 में क्या होता है कि जो पेट्रोल का है, पेट्रोल डीजल का जो है वो क्राइसिस आ जाता है। उससे क्या होता है, 300% जो है पेट्रोल के प्राइस जो है वो हाइक हो जाते हैं। ठीक है, उससे भी जो है लोगों में बहुत ज़्यादा कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, इन्फ्लेशन हो गई, बेरोज़गारी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को हमें मिलती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनके कारण जो है वो इमरजेंसी की नौबत आई थी। इसके बाद भी क्या होता है, गुजरात में भी जब 71 में इनकी सरकार चुनकर आई थी, तो इन पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो इन्होंने जो राज्य के मुख्यमंत्री थे वो अपने हिसाब से रखे थे। ठीक है, तो गुजरात में भी कुछ इस तरह का ही आंदोलन चले थे, और गुजरात में जो थी सरकार को बदलना, मतलब हटाना पड़ा था मुख्यमंत्री को उनके पद से, इंदिरा गांधी को। उसके बाद बिहार में जो था JP नारायण जी थे, उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया था। मगर बिहार में जो है लगभग 74 में जो है ये आंदोलन शुरू किया था JP नारायण के द्वारा, और 1975 तक ये मतलब 1 साल तक लगभग चला था, मगर इसका कोई परिणाम नहीं देखने को मिला। और इंदिरा गांधी जी ने और उनकी सरकार ने इस तरह के आरोप लगाए कि ये जो है वो एंटी नेशंस एक्टिविटी हैं, और जो है ये फॉरेन फंडेड एक्टिविटीज़ है मतलब। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे। सरकार मतलब राजनीति में ये चलता रहता है। खैर, उसके बाद क्या होता है, अब हम आते हैं अपने वर्डिक्ट पर, जो हमने ऊपर अभी देखा था कि इस वर्डिक्ट में क्या होता है, राजनारायण वर्डिक्ट में। देखिए, राजनारायण वर्डिक्ट जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस इमरजेंसी के लिए। अब राजनारायण जी कौन थे, तो राजनारायण जी जो थे, इन्होंने रायबरेली की सीट से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, रायबरेली से, और ये हार गए थे। तब इन्होंने जो था 2 साल पहले एक केस फाइल करा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इंदिरा गांधी जी जो है इसमें जो है वो फ्रॉड वगैरह जो है, या जो अपनी मशीनरी ऑफ इलेक्शन मशीनरी है उसको जो है गलत तरीके से यूज़ करा गया है। उसके बाद क्या होता है कि 12 जून 1975 को क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उनको प्राइम मिनिस्टर को गिल्टी पाते हैं, और जो उन पर चार्जेस लगाए थे मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, तो इसके आधार पर जो है इनको कोर्ट जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता है उनकी सीट को, लोकसभा की सीट को। ठीक है, और उनको बैन कर देता है एनी इलेक्शन फॉर एन एडिशनल 6 मंथ, यानी कि उनको 6 साल के लिए जो है बैन कर दिया जाता है। अब इसके जो आधार मतलब जो इसका ऑर्डर दिया था, किसने दिया था, जस्टिस सिन्हा जी। ये भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण है कि जस्टिस सिन्हा जी ने जो था इस तरह का जजमेंट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट दिया था। तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं, इंदिरा गांधी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में थे जस्टिस VR कृष्ण अय्यर। तो उन्होंने जो था 24 जून 1975 को इसको बरकरार रखते हुए इस ऑर्डर को उन्होंने भी जो है इसको मतलब चेंज नहीं करा, और उनको जो है वोटिंग के जो उनका अधिकार था उनको डिबार कर दिया, और उनको जो है वो यही मतलब जो उनका जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने इसको बरकरार रखा। मगर उसमें कहा कि आप मगर अपने पद पर जो है प्राइम मिनिस्टर के पद पर बनी रह सकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद जो था जयप्रकाश नारायण जी, मोरारजी देसाई जी, इन्होंने जो था अपने जयप्रकाश नारायण जी का जो तो प्रोटेस्ट चल ही रहा था, मोरारजी देसाई और भी जो अपोजिशन के लीडर थे वो शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी से जो कि आप जो है अपना रिज़ाइन दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, तो जयप्रकाश नारायण जी ने जो ऑर्गेनाइज लार्ज रैली इन दिल्ली, इन्होंने एक दिल्ली में बहुत बड़ी जो है वो अपनी सभा करी थी, और इसमें जो था इन्होंने मतलब पुलिस वालों से भी कह दिया था कि आप जो हैं वो अलग रहें। ठीक है, ये एक आपका हिस्सा नहीं है। बहुत इसमें जो है वो देखने को मिलता है हमें। बाकी इसके बाद क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। मगर इससे पहले जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जो हमारी जो वीडियो का है पार्ट 1 भी है, और वो चैनल पर है, वो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें जो है हमने तीनों इमरजेंसी, जो कि नेशनल इमरजेंसी होती है और स्टेट इमरजेंसी होती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, हमने उन तीनों इमरजेंसी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा है और समझा है, और इसके प्रोसीजर को भी समझा है कि किस तरह से जो है इमरजेंसी को प्रोक्लेम करा जाता है। और जो कुछ अमेंडमेंट हैं कि जैसे 44 अमेंडमेंट आया था, तो उसके बाद जो है इसको किस तरह से बदलाव करे गए हैं, तो वो जाकर आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, बाकी अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जयप्रकाश नारायण जी और मोरारजी देसाई जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है इंदिरा गांधी जो है उस समय के तत्कालिक जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनको कहते हैं कि आप प्रोक्लेम कर दें इमरजेंसी को, स्टेट इमरजेंसी को। ठीक है, तो इसका आधार जो था फ़खरुद्दीन अहमद जी ने क्या बनाया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस बनाया था। और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो 44 अमेंडमेंट से जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके बदले जो है वो अब आर्म्ड रिबेलियन जो है वो एड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो इन्होंने जो था इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर जो है उस टाइम 25 जून की रात, 25 जून को
25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को जो है इसको डिक्लेयर इमरजेंसी को कर दिया जाता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस मतलब इसके क्या जो रीज़न होते हैं या इसके जो क्रिटिसाइज़ करा जाता है इस इमरजेंसी को क्यों करा जाता है, इसमें क्या क्या ऐसा हुआ इस इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के बाद, तो अब हम उसको चर्चा करते हैं। तो इसमें जो क्रिटिसाइज़ करा जाता है और जो हुआ था तो इसमें क्या क्या होता है अब हम उसको समझते हैं। तो इसमें जो था, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया जाता है। डिटेंशंस ऑफ पीपल्स बाय पुलिस विदाउट चार्ज और नोटिफिकेशन ऑफ फैमिलीज़, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जैसे कि हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और अरेस्ट अगर किसी को करते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो है उसको अदालत के समक्ष जो है हमें प्रस्तुत करना रहता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, लोगों को जो है बिना किसी चार्ज के जो है बिना किसी नोटिफिकेशन के जो है डिटेंट करा जा रहा था पुलिस के द्वारा। अब्यूज़ द टॉर्चर डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, ये पॉलिटिकल प्रिजनर जैसे कि जेपी नारायण जी थे, जेपी नारायण जी थे, मोरारजी देसाई थे, इन सबको जो है डिटेन कर लिया गया था। उसके अलावा क्या हो रहा था, जो मीडिया थी, यूज़ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट मीडिया, जो मीडिया थी, जो इंस्टीट्यूट थे, जैसे दूरदर्शन था उस समय का, तो उस पर जो है प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा, और कोई इस पर न्यूज़ नहीं आ रही थी। और उस पर कहते हैं कि किशोर कुमार जी जो थे उस समय के, उनसे सरकार ने कॉन्टेक्ट करा था कि आप जो है मतलब देश के लिए, हमारे लिए जो है वो इस तरह के गाने गाएं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था इसमें। तो उसके बाद खैर इसके ये अलग एक चर्चा का विषय है। उसके बाद क्या होता है, फोर्स स्टरिलाइजेशन, यानी कि जो नसबंदी वगैरह का जो उस टाइम कुछ कानून प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे कि झोपड़ी वगैरह, स्लम हटाओ आंदोलन या स्लम हटाओ प्रोग्राम चलाए गए थे, और जो नसबंदी वगैरह थी, तो वो फोर्स स्टरिलाइजेशन बहुत ही मतलब एक सिस्टम, बिना सिस्टम की तरीके से किसी को भी लाओ और किसी की भी नसबंदी कर दो, इस तरह के प्रोग्राम चलाए गए थे। ये करा गया था यहाँ पर। जो स्लम वगैरह है, झोपड़ी वगैरह थी, उनको हटाया गया था यहाँ पर ओल्ड दिल्ली में अंदर। और बहुत ही एक बड़े उस पर जो है वो लार्ज इलीगल इनेक्टमेंट ऑफ न्यू लॉज, और कुछ नए लॉज जो हैं वो इनको इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। ठीक है, इसी वजह से ही जो है जो अपोजिशन के लीडर होते हैं आज की डेट में भी जो है वो इसको मतलब करते हैं कि हाँ, इंदिरा गांधी जी ने जो है अपनी सत्ता को बचाने के लिए, और ये राजनीति में चलता भी है, हम आज भी देखते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, कल की ही न्यूज़ थी कि चाइना ने क्या करा, जो शी जिनपिंग है अपने कार्यकाल को, राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ा लिया है। हालांकि जो वहाँ का जो प्रोसीजर है वो क्या है, 10 साल के लिए होता है कि 10 साल के बाद जो है राष्ट्रपति जो है दोबारा नहीं आ सकता है। मगर यहाँ उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसमें चेंज करा और उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, 15 साल यानी कि 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर लिया। तो ये ऐसी चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती हैं खैर, और ये इंटरनेशनल राजनीति में भी हमें मतलब सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, पहले भी देखने को मिलती थी। तो ऐसा चलता रहता है। बाकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी एक मतलब एक अलग ही विषय है राजनीति शास्त्र, तो उसको समझने की एक अलग हमें होता है। ठीक है, बाकी ये राजनीति में चलता रहता है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो ये हमने आप पूरा इसमें समझा है। बाकी आप देखिएगा इसमें और क्या होता है। एमरजेंसी डिक्लेयर्ड, जेपी मुरारजी, अडवाणी, अशोक मेहता एंड वाजपेयी अरेस्टेड। तो ये 26 जून का है, देखिए आप पढ़िए इसको, 26 जून का न्यूज़पेपर है, और इसमें क्या बताया है, यही बताया है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, जेपी मुरारजी, अडवाणी, इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। ये देखिए ब्लैक स्पॉट, जैसे आप देखते होंगे जो मतलब, हालांकि ये जो एक टॉपिक है हमारा, आप न्यूज़ वगैरह पे भी आता रहता है, मगर वो क्या करते हैं इस टॉपिक में 2 घंटे आपको बताएंगे, और उसमें भी जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनको मतलब ठीक है ऐसा हुआ, तो उसमें काम की चीज़ ध्यान नहीं रहती है ना। तो मगर हमने क्या करा, 10 से 15 मिनट में ही हमारी सीरीज़ आती है, और 10 से 15 मिनट में ही जो है हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी एक टॉपिक के बारे में जो है उसको फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लैक स्पॉट ऑन डेमोक्रेसी, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर 21 महीने के लिए चली थी, 25 मार्च 1975 से लेकर 21 मार्च 1970 तक इसको चलाया गया था। थर्ड इमरजेंसी थी ये, देखिए इमरजेंसी प्रोक्लेम। तो ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमने यहाँ पर समझा है। ठीक है, बाकी आपको भी अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह का टॉपिक आपको चाहिए होगा, हम वहाँ पर उस टॉपिक को फैक्ट के बारे में, फैक्ट के हिसाब से जो है वो उस पर डिस्कस करेंगे। और देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो उसको ज़रूर शेयर करा करें, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करा करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है आप ज़रूर करा करें। ठीक है, ये आपका ही मतलब मोटिवेशन होता है जिससे हम जो है इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।